सो हेलो एवरीवन। आज हम पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूज वगैरह में बहुत पूछते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है। बिकॉज हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए इंटरव्यूज पर्पस से, और पोस्टुलेट्स हमें बहुत याद होने चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए जिससे हम इंटरव्यूज वगैरह में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि वो जनरली पूछते हैं इंटरव्यूज वगैरह में कि पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पूछते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की क्या जरूरत है, राइट। फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या पोस्टुलेट्स हैं कुछ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, तो कहोगे यस सर, तो वो कहेंगे क्या पोस्टुलेट्स, थोड़ा दो तीन एक्सप्लेन करके बताओ। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं और एक एक पोस्टुलेट्स को इतना डिटेल वे में, एक एक पोस्टुलेट्स का फिजिकल मीनिंग क्या है, उन सबको आज डिटेल वे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो statistical mechanics connects microscopic properties of a particle with macroscopic thermodynamic quantities like temperature, pressure and entropy. Means statistical mechanics microscopic properties of a particle को with macroscopic thermodynamic quantities like pressure, volume और temperature के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी से कनेक्ट करती है, राइट। अब इसकी जरूरत हमें ये सब ऑलरेडी पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट हैंडल लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो प्रिडिक्ट्स एवरेज बिहेवियर इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट मोशन, एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मींस थर्मोडायनेमिक्स का ओरिजिन कैसे हुई है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमें एक्सप्लेन करके देता है। अब इसके बाद हमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है हमें पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, राइट। सो सबसे पहली पोस्टुलेट्स प्रायर ऑफ इक्वल अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी। मीन्स फर्स्ट पोस्टुलेट्स हमें क्या बता रहा है कि इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहली पोस्टुलेट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इन इक्विलिब्रियम ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। मीन्स कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मीन्स थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम है, और आइसोलेटेड सिस्टम है मीन्स कोई ना तो हीट एक्सचेंज हो सकती ना मैटर एक्सचेंज हो सकता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो कि इक्विलिब्रियम है, ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स मीन्स जो कि एक सिस्टम, ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। मीन्स हर माइक्रोस्टेट्स इक्वली प्रोबेबल है। जैसे हम एक कॉइन को उछाल करते हैं, एक कॉइन को उछालते हैं तो एक कॉइन में हेड और टेल की आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। मींस हाफ चांस है कि हेड आ सकता है, हाफ चांस है कि टेल आ सकता है। ऐसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो थर्मल इक्विलिब्रियम में, उसमें जो माइक्रोस्टेट्स हैं, ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल है। यही फर्स्ट पोस्टुलेट्स है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, मींस जो बताता है इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आई, मींस 1/ओमेगा आई। ओमेगा इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। इसका फिजिकल मीनिंग और अच्छे से समझते हैं। नो माइक्रोस्टेट इज प्रेफर ओवर अनदर, मींस ऐसा नहीं हुआ कि नो माइक्रोस्टेट्स इज प्रेफर ओवर अनदर, मींस किसी स्टेट को, किसी माइक्रोस्टेट को पहले प्रेफर कर लिया जाए और किसी माइक्रोस्टेट को प्रॉपर पहले प्रेफर ना करा जाए। ऑल स्टेट्स, ऑल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। ऐसा नहीं है कि कोई माइक्रोस्टेट्स को तुम पहले प्रेफर कर सकते हो। सिस्टम एक्सप्लोर्स ऑल स्टेट्स यूनिफॉर्मली, मींस एक सिस्टम जाएगा तो वो हर एक माइक्रोस्टेट से यूनिफॉर्मली एक्सप्लोर करेगा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पहले वो ग्राउंड स्टेट या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही रहेगा, वो हर एक स्टेट को एक्सप्लोर करेगा। सिग्निफिकेंस हम समझें, द फाउंडेशन ऑफ एंट्रोपी कॉन्सेप्ट, मींस फाउंडेशन है एंट्रोपी कॉन्सेप्ट का। बेसिस ऑफ माइक्रो कैनोनिकल इंजेंबल, मींस ये बेस है माइक्रो कैनोनिकल इंजेंबल का। एक्सप्लेनेशन जो कि मैं अभी दिया था, अफेयर डाई ईच काउंटम 1 to 6 हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी। मींस एक डाई है जिसमें 1 से लेकर 6 नंबर हैं, तो वो सभी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, सभी के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, 1/6 1/6 1/6। सेकंड पोस्टुलेट्स हमें क्या बताता है
सेकेंड पोस्टुलेट्स डिस्क्राइब्स सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय माइक्रोस्टेट्स, मींस किसी सिस्टम को हम डिस्क्राइब करेंगे बाय माइक्रोस्टेट्स। डेफिनेशन हम इसकी बात करें तो मैक्रोस्कोपिक स्टेट, द मैक्रोस्कोपिक स्टेट, मैक्रोस्टेट इज डिटरमाइंड बाय लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक कॉन्फिगरेशन माइक्रोस्टेट, मींस मैक्रोस्कोपिक स्टेट जिसको हम कहते हैं मैक्रोस्टेट, जिसको हम डिटरमाइन करेंगे बाय लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्कोपिक कॉन्फिगरेशन मींस माइक्रोस्टेट। ये कहने का मतलब है कि एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें हमारे पास उस सिस्टम को मैक्रोस्टेट, जो मैक्रोस्टेट है हमारी मैक्रोस्टेट को हम डिटरमाइन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्टेट, मींस मैक्रोस्टेट इज डिटरमाइंड बाय लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। मींस इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखें, ओमेगा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n फैक्टोरियल अपॉन n1 n2 n3 इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उन सब का फैक्टोरियल लो तो हम सिस्टम को डिस्क्राइब कर पाएंगे बाय माइक्रोस्टेट। मींस किसी सिस्टम को हमें डिस्क्राइब करना हुआ तो हम उस सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे माइक्रोस्टेट्स की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस्टेट। फिजिकल मीनिंग समझें, फिजिकल मीनिंग तो मैनी माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू वन माइक्रोस्टेट, मींस एक माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग मैनी माइक्रोस्टेट हो सकते हैं। मींस जैसे एक हमारे पास ये सिस्टम है तो ये सिस्टम में एक माइक्रोस्टेट है, उस माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग मैनी माइक्रोस्टेट पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे एक कॉइन है, एक कॉइन में एक कॉइन है, दो कॉइन है, एक कॉइन में हेड आ सकता है, एक कॉइन में या तो टेल आ सकता है। अगर इसके हम माइक्रोस्टेट लिखें तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड हेड आ सकता है या फिर टेल टेल आ सकता है या फिर टेल हेड आ सकता है। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी माइक्रोस्टेट और ये क्या हो जाएगी मैक्रोस्टेट। तो हम कह सकते हैं एक मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रोस्टेट पॉसिबल हो सकती है। सो मैनी माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू वन मैक्रोस्टेट, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज आर एवरेज ओवर माइक्रोस्टेट, मींस मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज होंगी वो एवरेज होंगी किस पे माइक्रोस्टेट पे। सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन इरिवर्सिबिलिटी लीड्स टू एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन, मींस सिस्टम की हमेशा टेंडेंसी होगी कि एंट्रोपी मैक्सिमम हो। एग्जाम्पल गैस मॉलिक्यूल्स इन अ बॉक्स, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन भी कर रहा, गैस मॉलिक्यूल इन अ बॉक्स मैनी अरेंजमेंट गिव्स सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, मींस गैस मॉलिक्यूल्स बॉक्स के अंदर होंगे तो वो बहुत सारी माइक्रोस्टेट में होंगी बट मैक्रोस्टेट एक ही होगी। तो मैनी अरेंजमेंट गिव्स सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट। सो सेकेंड पोस्टुलेट्स हमें सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय माइक्रोस्टेट के बारे में बताती है। फर्स्ट पोस्टुलेट्स हमारे इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताती है। सेकंड पोस्टुलेट डिस्क्राइब करती है सिस्टम को जिसको माइक्रोस्टेट से डिफाइन करता है। थर्ड पोस्टुलेट्स इंसेम्बल एवरेज के बारे में बताती है, इंसेम्बल एवरेज के बारे में बताती है। द मेजरेबल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हम मेजरेबल क्वांटिटी जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो इक्वल टू इंसेम्बल एवरेज। द मेजरेबल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू इंसेम्बल एवरेज, मींस कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर पाते हैं वो इक्वली होंगी इंसेम्बल एवरेज की, राइट। सो मैथमेटिकल फॉर्म कह दे हम, सो एवरेज ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन पी आई इंटू ए आई। फिजिकल मीनिंग ऑब्जर्वेबल्स आर एवरेज वैल्यूज, अवॉइड ट्रैकिंग इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मींस हम किसी भी सिस्टम की हम एवरेज वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और इंडिविजुअल पार्टिकल्स को हम ट्रैक करना इम्पॉसिबल टास्क है, इसलिए हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के डिस्कस करने से अच्छा हम एवरेज बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो पोस्टुलेट्स ऑफ इंसेम्बल एवरेज मींस हम किसी सिस्टम के इंसेम्बल एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे और हम द मेजरेबल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू इंसेम्बल एवरेज। इसका सिग्निफिकेंस की बात करें, कनेक्ट्स
थ्योरी विथ एक्सपेरिमेंट्स मीन्स ये थ्योरी को एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट कर पाती है। बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज मीन्स थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज का बेसिस है। एग्जांपल देखें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी गिव्स टेम्परेचर मीन्स किसी भी सिस्टम में अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर ले तो वो हमें उससे आइडिया लग जाता है कि उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा। मीन्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी गिव्स द टेम्परेचर। जैसा हमें पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लिखते हैं 3/2 केवीटी मीन्स हम किसी सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर लें तो हमें उससे आइडिया लग जाए उस सिस्टम के टेम्परेचर के बारे में, राइट। सो थर्ड पोस्टुलेट्स हमें इनसैम्पल एवरेज के बारे में बताती है। फोर्थ पोस्टुलेट्स प्रोबेबिलिटी की एंट्रोपी के डेफिनेशन के बारे में बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से समझते हैं। एंट्रोपी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ अ सिस्टम मीन्स एंट्रोपी रिलेट करती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ अ सिस्टम, राइट। सो एस इज इक्वल टू के वी एल एन ओमेगा। ओमेगा क्या है हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। इसका फिजिकल मीनिंग समझें, मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस मीन्स किसी सिस्टम का डिसऑर्डर और रैंडमनेस के मेजर करता है एंट्रोपी। एंट्रोपी रिलेटेड टू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, सो मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस बाय विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी। हायर नंबर ऑफ हायर माइक्रोस्टेट्स मीन्स हायर एंट्रोपी मीन्स किसी सिस्टम की नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अगर बहुत लार्ज है तो मीन्स उस सिस्टम की एंट्रोपी बहुत लार्ज होगी, राइट। सिग्निफिकेंस की बात करें, ब्रिज बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स मीन्स ये देखो ओमेगा हमारा क्या है माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और एंट्रोपी हमारा क्या है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये इक्वेशन ब्रिज है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर का, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का। एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मीन्स थर्ड लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको हम कहते हैं ना एंट्रोपी से डिफाइन कर रखा है, जिसको हम ds इज इक्वल टू dq/d मीन्स ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन भी करता है। मीन्स जितनी ज्यादा माइक्रोस्टेट होंगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। एग्जाम्पल की बात करें सो गैस एक्सपेंशन इंक्रीजेस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मीन्स जितना ज्यादा गैस जैसे जैसे एक्सपेंड होगी तो उसकी माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज होगी, माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। मीन्स जैसे जैसे गैस एक्सपेंड करेगी तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, राइट। तो फोर्थ पोस्टुलेट्स हमें एंट्रोपी के डेफिनेशन देती है। फिफ्थ पोस्टुलेट्स इक्विलिब्रियम करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एंट्रोपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझे। मींस फिफ्थ पोस्टुलेट्स हमें बताते हैं इक्विलिब्रियम करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एंट्रोपी मींस एक आइसोलेटेड सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम में है इज इन मैक्रोस्टेट विद मैक्सिमम एंट्रोपी मींस कोई सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है और इक्विलिब्रियम में तो उस मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंट्रोपी होगी। मींस आइसोलेटेड सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इन द मैक्रोस्टेट विद मैक्सिमम एंट्रोपी मींस कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और इक्विलिब्रियम में और उस मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंट्रोपी होगी। मैथमेटिकली समझें, अगर एंट्रोपी डेल्टा एस 0 है सो डेल्टा स्क्वायर एस इज लेस देन 0 मींस फिजिकल मीनिंग समझे हम इसका तो नेचर ऑलवेज इवॉल्व टू मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मींस कोई सिस्टम है वो ऑलवेज इस तरीके से जाएगा कि वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की तरफ अप्रोच करे। इक्विलिब्रियम इज मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट मींस कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में मींस वो मोस्ट डिसऑर्डर्ड स्टेट में। सिग्निफिकेंस की बात करें, एक्सप्लेन्स डायरेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेस मींस कोई नेचुरल प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में अप्रोच करेगा वो हम हम एंट्रोपी से बताते हैं और एंट्रोपी से बताते हैं। तो हमें जैसे कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में और आइसोलेटेड है तो उस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंट्रोपी होगी। मैक्सिमम एंट्रोपी हमें बताता है कि कोई सिस्टम किस डायरेक्शन में अप्रोच करेगा। नेचुरल प्रोसेस जनरली कहाँ जाते हैं,
बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मीन्स ये आधारशिला है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का। इसका एग्जांपल देखें, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच। हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है जब तक कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, राइट। सो ये हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एंट्रोपी। मींस कोई भी सिस्टम है जब an isolated system in equilibrium is in the macro state with maximum entropy। मींस कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है जब इक्विलिब्रियम में तो उस मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, राइट। तो हम इसका कह सकते हैं कि ये हमारा आधारशिला है नेचुरल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने का, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम इसी पोस्टुलेट की मदद से एक्सप्लेन कर पाए। अब हम आखिर में कंक्लूजन देख लेते हैं। पोस्टुलेट्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। मींस पोस्टुलेट्स हम कह सकते हैं फाउंडेशन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। प्रोवाइड लिंक बिटवीन माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर एंड माइक्रोस्कोपिक लॉज, एक्सप्लेन एंट्रोपी, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, essential for modern physics, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस। मींस पोस्टुलेट्स हम कह सकते हैं फाउंडेशन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, और ये लिंक है बिटवीन, इसने प्रोवाइड करा लिंक बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, और इसने एक्सप्लेन करा एंट्रोपी को, इक्विलिब्रियम को और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को, और ये एसेंशियल फॉर मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस। सो आई होप कि पांचों की पांचों पोस्टुलेट्स को डिटेल वे में अच्छे से डिस्कस कर पाए और उनका फिजिकल मीनिंग समझ पाए और उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है रियल वर्ल्ड में। उन सभी पांचों पोस्टुलेट को अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस कर पाए। इनको एक बार और अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस कर ले, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो कि वो पांचों के पांचों पोस्टुलेट्स को डिटेल वे में पूछ लेंगे। वो पूछेंगे एक दो पोस्टुलेट्स को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डिस्कस कर दो और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, तो वो रुक जाएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप कि पांचों के पांचों पोस्टुलेट्स को बहुत अच्छे से डिटेल वे में समझ पा रहे हो, राइट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक। हेलो एवरीवन, so welcome all of you. So today we are going to start our second lecture of statistical mechanics. In the previous lecture we have already discussed about basic terminologies that we are using in statistical mechanics. So आज हम और डिटेल्स भी में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, राइट। फेज स्पेस, माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट, लियोविली थ्योरम, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस कर लिए। अब उन सब चीज़ों को हम डिटेल वे में अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक में स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स लिमिट्स इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका बेसिक आइडिया हमें जरूर पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक लिमिट्स कहाँ तक है इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, राइट। सो थर्मोडायनेमिक लिमिट्स में सबसे पहले हम देखते हैं thermodynamic limits is defined as the limit in which the number of particles and the volume of the system both approaches infinity while the density remains constant. So thermodynamic limit को हमने defined कर रखा है as a limit in which the number of particles and the volume of the system means number of particles और volume of the system both approach infinity means number of particles infinite हो जाए, volume भी बहुत बड़ा हो जाए, infinite की तरफ अप्रोच करे, तो उससे क्या होगा कि डेंसिटी कांस्टेंट होगी। इसी को हमने थर्मोडायनेमिक लिमिट डिफाइन कर रखा है। मींस इफ n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, वॉल्यूम टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, then what going to happen, n by v is equal to constant, means total number of particles per unit volume that will be remains constant, means density constant हो जाएगी। तो हमने इसको डिफाइन करा है thermodynamic limits. So thermodynamic limits is defined as the limit in which the number of particles and the volume of the system both approaches towards infinity while the density remains constant. Then we say that
This is a thermodynamic limit. N is the number of particles, V is the volume. So N by V is particle density. So particle density constant रहे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हूँ और वॉल्यूम ऑफ सिस्टम भी बहुत बड़ा हो, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम बहुत बड़ा हो, तो इससे क्या होगा, पार्टिकल डेंसिटी कांस्टेंट होगी। तो यही हमारी थर्मोडायनेमिक लिमिट है। इसका फिजिकल मीनिंग समझते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ जाते हैं तो थोड़ा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, जिसमें हम इन द थर्मोडायनेमिक लिमिट द सिस्टम बिकम्स मैक्रोस्कोपिकली लार्ज सच दैट in the thermodynamic limit the system becomes macroscopically large such that microscopic fluctuation becomes negligible। means हम कह सकते हैं in the thermodynamic limit सिस्टम बिकम्स मैक्रोस्कोपिकली लार्ज, मीन सिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा, मैक्रोस्कोपिकली लार्ज हो जाए तो उसमें माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशन, जो माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशन होते हैं मीन्स एरर होते हैं, एक प्रकार से फ्लक्चुएशन मीन्स डेविएशन कह सकते हो। तो माइक्रोस्कोप फ्लक्चुएशन वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ओनली एवरेजेस मीन्स माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड, मीन्स हम माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पाएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज बिकम स्मूथ एंड वेल डिफाइंड, मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज बहुत स्मूथ हो जाएंगी और वेल डिफाइंड हो जाएंगी। So in the thermodynamic limit, system becomes macroscopically large, मीन सिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशन नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ओनली एवरेज मीन्स हम जो एवरेज जो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्मूथली और वेल डिफाइंड और इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे, मीन्स उनमें कोई फ्लक्चुएशन वगैरह हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, राइट। सो इसका इंटरप्रिटेशन हम देखें, अ वेरी लार्ज सिस्टम बिहेव्स इन अ डिटर्मिनिस्टिक वे, मींस जब सिस्टम बहुत बड़ा लार्ज होगा तो उसके हम एवरेज बिहेवियर को बहुत अच्छे से और उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे और मेजर कर पाएंगे। अ वेरी लार्ज सिस्टम बिहेव्स इन अ डिटर्मिनिस्टिक वे डिस्पाइट बीइंग कंपोज्ड ऑफ रैंडम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मीन्स अगर सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और सिस्टम बहुत बड़ा लार्ज होगा तो हम सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम बहुत अच्छे से मेजर कर पाएंगे। और अगर सिस्टम में बहुत छोटा है और उसके पार्टिकल्स भी बहुत कम है तो उनका हम एग्जैक्ट बिहेवियर बता पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, राइट। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सिस्टम बहुत बड़ा लार्ज हो, उसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो और उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो, तो जिससे क्या होगा कि उनके एवरेज बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाना इजी हो जाएगा। तो यही बता रहा, वेरी लार्ज सिस्टम बिकम्स अ वेरी लार्ज सिस्टम बिहेव्स इन अ डिटर्मिनिस्टिक वे डिस्पाइट बीइंग कंपोज्ड ऑफ रैंडम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मीन छोटे छोटे पार्टिकल का एग्जैक्ट बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। सो नीड फॉर थर्मोडायनेमिक लिमिट, हमें थर्मोडायनेमिक लिमिट की क्यों जरूरत पड़ी? एलिमिनेशन ऑफ फ्लक्चुएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि थर्मोडायनेमिक लिमिट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो डेल्टा ई बाय ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√n, एज मीन्स चेंज इन एनर्जी अपॉन एक्चुअल एनर्जी is directly proportional to 1/√n as n tending towards infinity, as means total number of particles infinity की ओर मीन्स बहुत लार्ज होंगे तो फ्लक्चुएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मीन्स नेग्लिजिबल हो जाएगा, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट नेग्लिजिबल, मीन्स एज कंपेयर टू इट प्रीवियस ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। इससे दूसरा फायदा क्या होगा हमें कि वेल डिफाइंड थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, मीन्स अगर पार्टिकल्स इनफाइनाइट हो जाए, वॉल्यूम लार्ज हो जाए तो हम वेल डिफाइंड थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं उनको प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी बिकम स्टेबल एंड मेजरेबल, मीन्स जो हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी, जो कि वेल डिफाइंड है वो स्टेबल हो जाएगी और उनको मेजर करना आसान हो जाएगा। थर्ड, जस्टिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एवरेज वैल्यू
कोइंसाइड विथ ऑब्जर्व्ड फिजिकल वैल्यूज, मींस जो हमारी एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू कोइंसाइड कर जाएंगे विथ ऑब्जर्व्ड फिजिकल वैल्यूज, मींस जो एवरेज वैल्यू है वो कोइंसाइड कर जाएगी ऑब्जर्व्ड फिजिकल वैल्यूज। तो हम जो क्वांटिटीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाएंगे विथ हमारी एवरेज वैल्यू के साथ। तो ये इसलिए हमें रिक्वायरमेंट है थर्मोडायनेमिक लिमिट की। सो एलिमिनेशन ऑफ फ्लक्चुएशन मींस डेल्टा ई बाय ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट की पावर है एज n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, सो फ्लक्चुएशन टेंडिंग टुवर्ड्स 0। वेल डिफाइंड क्वांटिटीज, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज और जस्टिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसका जस्टिफिकेशन भी हो रहा है जिसमें एवरेज वैल्यू कोइंसाइड कर जाती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड फिजिकल वैल्यूज के साथ। चौथा, मैथमेटिकल इनसाइट, mathematical insight in the thermodynamic limit, in the thermodynamic limit E by n is equal to finite, E by n is equal to finite। so इसका इम्प्लीफिकेशन क्या कह सकते हैं, टोटल एनर्जी इन्फिनाइट हो जाएगी। इससे इम्प्लीफिकेशन क्या है, टोटल एनर्जी इन्फिनाइट है बट एनर्जी पर पार्टिकल रिमेन्स फाइनाइट, मीन्स हम कह सकते हैं किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी टेंड्स करेगी इन्फिनाइट की ओर, बट एनर्जी, हर एक पार्टिकल की एनर्जी वो फाइनाइट होगी। ये एक इम्प्लीफिकेशन भी हम कह सकते हैं, एनर्जी पर पार्टिकल रिमेन्स फाइनाइट। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्वांटिटीज इनको हम पहले भी थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटेंसिव क्वांटिटीज स्केल विद द साइज, मींस एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, and intensive quantities independent of size, means extensive quantities depends करती है scales with size और intensive quantities independent of size, देखे जो कि हमारे हो जाएंगे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये इंडिपेंडेंट है साइज की। जैसे डेंसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये इंडिपेंडेंट है साइज के। अब रोल, ये थर्मोडायनेमिक लिमिट का रोल इन फेज ट्रांजिशन में ये रोल प्ले करता है। फेज ट्रांजिशन बिकम शार्प एंड वेल डिफाइंड ओनली इन थर्मोडायनेमिक लिमिट, मींस फेज ट्रांजिशन बिकम शार्प एंड वेल डिफाइंड ओनली इन थर्मोडायनेमिक लिमिट ओनली। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखें, सो स्मॉल सिस्टम सो स्मूथ चेंजेस, इन्फिनिट सिस्टम सो डिसकंटिन्यूटी इन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, मींस स्मॉल सिस्टम्स होंगे वो सो स्मूथ चेंजेस, मींस स्मॉल सिस्टम होंगे वो चेंजेस स्मूथ करेंगे, और जब इनफाइनाइट सिस्टम होंगे सो डिसकंटिन्यूटी इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। और इसका इंसैम्पल इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं। इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वी यूज डिफरेंट इंसैम्पल्स, राइट, माइक्रो कैनोनिकल इंसैम्पल, कैनोनिकल इंसैम्पल, ग्रांड कैनोनिकल इंसैम्पल। तो यहाँ क्या होता है कि ऑल इंसैम्पल बिकम्स इक्विवेलेंट इन थर्मोडायनेमिक लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं कि ऑल इंसैम्पल कब इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि ऑल इंसैम्पल, सभी इंसैम्पल इक्वल हो जाते हैं थर्मोडायनेमिक लिमिट में, मींस जब एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी हो और वॉल्यूम टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, तो माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रांड कैनोनिकल तीनों इंसैम्पल इक्विवेलेंट हो जाते हैं थर्मोडायनेमिक लिमिट में। एग्जांपल, आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस P is equal to n kBT by B, means PB is equal to n kBT। ऑब्जर्वेशन, फॉर स्मॉल n मीन्स जब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल होंगे तो प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा। फॉर लार्ज n मीन्स जब लार्ज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्ज होंगे तो प्रेशर बिकम स्टेबल हो जाएगा, राइट। जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे तो प्रेशर हम एग्जैक्टली क्लियर वे में हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कभी स्मॉल मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे, कभी नहीं टकरा रहे होंगे, तो प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा। जब लार्ज मॉलिक्यूल होंगे तो प्रेशर बिकम्स स्टेबल, तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और एवरेज वैल्यू को अच्छे से बता सकते हैं। और ऑल इंसैम्पल जब n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी हो तो सभी इंसैम्पल इक्वल हो जाते हैं। और रियल वर्ल्ड सिग्निफिकेंस की बात करें तो रियल सिस्टम कंटेन्स 10 की पावर 23 particles, so they are efficient in they are effectively
they are effective in thermodynamic limit. Classical thermodynamics works accurately, means हमारी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है एक्यूरेटली। अब हम समरी बोल सकते हैं इसकी समरी, n tending towards infinity, volume tending towards infinity, so with constant density fluctuation vanish हो जाते हैं, physical quantities become stable, phase transition become sharp, all ensemble becomes equivalent। तो ये हो जाएगी हमारी थर्मोडायनेमिक लिमिट की पूरी समरी, राइट। सो आई होप कि बहुत अच्छे से डिटेल वे में हम समझ पाए थर्मोडायनेमिक लिमिट्स, जो कि हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम जब और फादर वे में स्टडी करेंगे, तो हम जब माइक्रो कैनोनिकल, ग्रांड कैनोनिकल और कैनोनिकल एंसेम्बल में जब हम एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लेके जाएंगे, तो ये पूरे के पूरे जो एंसेम्बल है वो सभी इक्विवेलेंट हो जाएंगे, राइट। सो we will move for the next topic, postulates of statistical mechanics।